अस्सलाम वालेकुम। आजकल थोड़ा सा फारग हूँ, करने को कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। बर्ड उठ गया है, थोड़ा सा रह गया, वो भी उठने वाला है। उसके बाद 2-2.5 महीने लगने शेड साफ़ होने हैं, फिर उसके बाद जर्मनी से बर्ड आना है, उसकी ब्रूडिंग चलनी है, फिर रेयरिंग चलनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, अपने कुछ दोस्तों की, अपने भाइयों की, अपने हम वतनों की, या जिन जिनको मेरी ज़ुबान की समझ आती है उनकी मदद की जाए। तो मैंने इरादा किया कि मैं ऐसे लोगों को मोटिवेट करूँगा जो लोग अब चिकन फार्मिंग करना चाहते हैं, अपना फार्म बनाना चाहते हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पे बनाना चाहते हैं या बड़े पैमाने पे बनाना चाहते हैं। वो देसी मुर्गी रखना चाहें या ब्रायलर रखना चाहें या ब्रीडर रखना चाहें या लेयर रखना चाहें, कोई भी परिंदा वो रखना चाहें। पोल्ट्री की कुछ बुनियादी असूल हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जिनको कोई भी बंदा फॉलो कर ले या जिन पे कोई भी बंदा अमल कर ले, वो कभी भी इस फील्ड में, इस पोल्ट्री फार्मिंग के मैदान में मार नहीं खा सकता। अब मसला क्या है, मैं जब वीडियोस देखता हूँ ना बहुत सारी, मैं यकीन जाने यहाँ पे 101 हवाला दे सकता हूँ कि कितना लोग मिसगाइड करते हैं। आज सुबह एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बता रहा है, जनाब ये ब्रायलर फार्मिंग के इस मुर्गी में इतना नुकसान है, इतना नुकसान है, इसको लोग खाएंगे कैंसर हो जाएगा, फला फला। और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम डॉक्टर हजरात में से हैं, हमें पता है, हमने इस पर डिग्री की हुई है, हमने इसको सारा स्टडी किया हुआ है, इसकी फील्ड को, मेडिसिन को, फीड को, एक एक चीज़ को हमने स्टडी किया हुआ है। हमें पता है कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। मैं कोई फार्मर नहीं हूँ, ना ही मेरा को अपना फार्म है, ना मैंने चिकन रखा हुआ है, ना को मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं सिर्फ एक मुलाजिम हूँ और डॉक्टरी के पेशे से मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज से शुरू करता हूँ, बेसिक लेक्चर शुरू करूँगा पोल्ट्री के, लोगों को पोल्ट्री सिखाऊँगा। रोज़ाना या एक दिन बाद या 2 दिन बाद एक एक लेक्चर जो है ना वो इस पर डालता रहूँगा, ताकि इसको जो भी बंदा सुनेगा और उस पर अमल करेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। और उस दिन के बाद मेरी वीडियो नहीं आएगी जिस दिन किसी बंदे ने मेरी को बात गलत साबित कर दी, हक़ाइक़ के साथ, दलील के साथ, कि यही डॉक्टर साहब आपने गलत बोला, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो शुरू में करता हूँ कि जब एक बंदा, एक पोल्ट्री फार्मर शुरू करता है कि मैंने बर्ड मंगवाना है, सबसे बड़ी गलती हम उस वक्त करते हैं कि जिस वक्त हमने जनाब हैचरी में कॉल कर दी या कार्गो वाले को बता दिया या किसी फार्मर दूर बैठा हुआ है उसे कहा हमने यार हमें ये चीज़ हमें चाहिए, अंडे चाहिए हमें, हम उससे अंडे मंगवाते हैं, अंडे को इनक्यूबेटर में लगाते हैं, उसे चूज़ा वगैरह निकालते हैं, या फिर हम हैचरी से चिक्स लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है, आपने जिस भी जगह से चूज़े लेने हैं, हैचरी से लें या कहीं से भी चूज़े लें आप, या किसी ने घर में निकाले हों, तो आपने ये पता करना है कि ये जो चिक्स मैं ले रहा हूँ, ये जो चूज़े ले रहा हूँ, उसके वालिदैन कौन से हैं। वालिदैन, जैसे कि मैं बात करूँ अपने ब्रीडर की, जो हम चिक्स निकालते हैं, या जो हम जब हम जर्मनी से बाहर से चिक्स मंगवाते हैं, चूज़ा वगैरह जब हम बाहर से मंगवाते हैं, तो हम उस पर ये देखते हैं कि जिन वालिदैन का चूज़ा आ रहा है, यानी कि उस चूज़े के जो माँ बाप है उनकी उम्र क्या थी। वो 20 से 30 हफ्ते के दरमियान है, 20 से 50 हफ्ते के दरमियान है, या 50 से 70 हफ्ते के दरमियान है, या 70 हफ्ते से लेकर 100 हफ्ते तक उनकी उम्र है, उनकी उम्र क्या है। अगर तो नौजवान वालिदैन है, यंग मुर्गी का अंडा है, उसका वज़न थोड़ा कम है, ये यंग फ्लाक है, उसमें से जो चिक्स निकलेंगे, वो चिक्स जब आपके फार्म पे आके वो जब बड़े होंगे, उनकी परवरिश होगी, वो उनका जो रिज़ल्ट होगा, और वो वाले चिक्स जो आपने बूढ़े वालिदैन के लिए होंगे, उनका जो रिज़ल्ट होगा, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है आपस में। तो इसलिए आपने जब भी चूज़ा लेना है, आपने उसके वालिदैन को देखना है कि इसके वालिदैन कौन से हैं, पहली बात। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि ये जो आप चूज़ा ले रहे हो, जैसे ही आपके पास चूज़ा आता है, आपने सबसे पहले चूज़े का बॉडी वेट करना है, सबसे पहले उसका वज़न करना है। चाहे आपके पास 100 चूज़ा आया या 500 चूज़ा आया, 1000 चूज़ा, ये 25,000 है, ये 1.5 लाख है, आपने उसका कम अज़ कम 5% बॉडी वेट का सैंपल ज़रूर लेना आपने। और बॉडी वेट सैंपल लेने का तरीकाकार क्या होगा, जब आपने चूज़ा ला के अपने शेड में डाला है, तो चारों कोनों में से और दरमियान में से, राइट लेफ्ट से, जितने ज़्यादा सैंपल जिस जगह से आप ले सकते हैं उतने ज़्यादा सैंपल लेने। सैंपल मतलब कि उनको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके एक साइड पे पल्ली लगा लें या जाली लगा लें, उसमें जितने भी परिंदे आते हैं वज़न करते जाएँ। अब मिसाल है, आपने 300 चूज़े का वज़न किए या आपने 200 चूज़े का वज़न किए, वो सारे वज़न को जमा करें, उनका औसत वज़न निकालें कि औसत वज़न क्या बनता है हमारा।
पता चलता है जी कि औसत वज़न बना हमारा मिसाल के तौर पे 36 ग्राम। अब आपने यूनिफ़ॉर्मिटी निकालनी। यूनिफ़ॉर्मिटी निकालने का तरीकाकार ये होगा कि उस सार आप मल्टीप्लाई कर लें उसको 10% से या 5% से। यूनिफ़ॉर्मिटी निकालने से ये पता चल जाता है कि कितना चूज़ा बराबर है, वज़न कितना ऊपर नीचे इन चूज़ों का। अगर तो आपकी यूनिफ़ॉर्मिटी आ गई 90% से ऊपर, तो इसका मतलब है आपके पास जो चूज़ा है वो बिल्कुल अच्छी हालत में आया है। ये चूज़ा जिस भी अंडे से निकला है, वो जो अंडा हैचरी में लगा था वो यूनिफॉर्म अंडा था, बराबर अंडा था वो। ऐसा नहीं कि उसके वालिदैन कोई किसी का वज़न 1200 ग्राम था, किसी का वज़न 1800 ग्राम था, किसी का वज़न 1400 ग्राम था। तो जितना ज़्यादा वज़न बराबर होगा, एक जैसा होगा, जितनी यूनिफॉर्मिटी वालिदैन में होगी उतनी यूनिफॉर्मिटी अंडे में होगी और आगे उस अंडे से निकलने वाले चूज़े भी बराबर होंगे। अब सबसे पहले आपने फार्म पे उनका वज़न कर लिया, वज़न करने के बाद आपने उसकी यूनिफॉर्मिटी निकालनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके चूज़े की जो नेवल है, जिसको हम पंजाबी वर्ड पे शायद तुन्नी कहते हैं, वो कितनी हील हो चुकी है। क्या वो ज़ख्मी तो नहीं है, या वो ऐसा तो नहीं कि जो ना वहाँ से खून बह रहा हो। तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि आपके चूज़ा जब फार्म के ऊपर आता है उसकी हरकत किस तरह की है। उसका अपने खाना पीना चेक करना है, उसका दौड़ना चेक करना है, चलना फिरना चेक करना है आपने ये देखना है कि वो कितने आने के कितनी देर बाद आपके फार्म पे वो बिठे कर रहा है, और बिठे किस किस्म की कर रहा है। क्या वो लूज़ बिठे कर रहा है या सॉलिड बिठे कर रहा है। अगर तो वो लूज़ बिठे कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसने वो जो सफ़र किया उस सफ़र का उसने ढेर सारा स्ट्रेस लिया हुआ, वो तनाव की हालत में है। तो जैसे ही आपका परिंदा फीड और पानी की जानब आ जाता है, उसके बाद आपने उसकी फ्लशिंग करनी। फ्लशिंग करने का मकसद ये होता है कि क्योंकि चूज़े के जिस्म के पहले 48 घंटे तक, 48 से पास का 72 घंटे तक चूज़ा जिस चीज़ पे ज़िंदा रहता है वो उसके अंदर मौजूद होती है, जर्दी मौजूद होती है, जो उसे खाता रहता है, उस पर ज़िंदा रहता है। तो आपने फ्लशिंग जब आप करेंगे, चूँकि जर्दी जमा होने की वजह से काफ़ी, अगर जर्दी सही तरह से हल ना हो, इसीलिए शुरू पे हम चूज़े को थोड़ा सा दौड़ाते हैं, उसको एक्सरसाइज के लिए जगह देते हैं ताकि इसमें जर्दी हल हो जाए। अगर जर्दी ज़्यादा देर रहेगी तो चूज़े में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। सफ़र का तनाव होता है, हैचरी के अंदर मेरेक्स की वैक्सीन लगी होती है, उसके बाद सफ़र, हैंडलिंग, डब्बे में पैक होना, डब्बे से बाद में फिर निकलना, और फार्म के ऊपर जो है ना वो एक बिल्कुल अलग माहौल के अंदर आता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव होता है। इस तनाव से आपने उसको निकालना है। आपने फ्लशिंग करने के बाद उसके बाद आपने देखना है कि आप इसको हमने वैक्सीन कौन सी करनी है। क्या आप पहले दिन पे आप इसको एनडी करेंगे, आईवी करेंगे, या आपके पास कोई और वैक्सीन अवेलेबल है जो टाइम चूज़े का आ गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये मैं किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा कि शुरू में हमने चूज़े को कौन कौन सी वैक्सीन पिलानी है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ब्रीड कौन सी आई है, चूज़ा आपके पास कौन सा आया। तो जैसे ही चूज़ा आपके फार्म पे आता है, चूज़ा आने से पहले आपके पास जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ये कि पहले आपने आज से 4 दिन बाद चूज़ा आपके पास आना है। आपने फार्म की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब आपने देखना ये है कि आपके फार्म पे सुबह के वक्त कितना टेम्परेचर होता है, दिन को कितना होता है, रात को कितने बजे कितना टेम्परेचर होता है, कितनी नमी होती है। शुरू में चूज़े को हमने दर्जा हरारत देना होता है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा जो चूज़ा होता है, हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल हमारी जिल्द है, और हम अपने ऊपर कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, कंबल रख लेते हैं, जर्सियाँ वगैरह पहन लेते हैं। इस तरीके से हम अपना टेम्परेचर, अपना दर्जा हरारत मेंटेन कर लेते हैं। चूज़े का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या जो उसको जिस्म को प्रोटेक्ट करता है सर्दी से, वो उसकी जिल्द के ऊपर जो बाल होते हैं वो होते हैं। चूज़े के चूँकि इतने ज़्यादा बाल ऊपर नहीं मौजूद होते, तो ऐसी हालत में उस चूज़े को, उन चिक्स को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो शुरू में हमने टेम्परेचर उसका 36 से 36.5 या 35.5 से 36.5 तक रखना होता है। ये पहले 12 से 18 घंटे के लिए बहुत ज़रूरी टेम्परेचर है। ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, उसकी हरकत और सकनात किस तरह की है। तो चूज़ा जैसे ही आपके फार्म पे आता है, एक तो आपको टेम्परेचर का बाकायदा इल्म होना चाहिए कि दिन के किस वक्त हमारा कितना टेम्परेचर होता है। उस हिसाब से आप पर्दे ऊपर करेंगे, साइडों पे जो पल्लियाँ लगाई हुई हैं वो ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे आप उसको मैनेज करेंगे। आपके पास नीचे ब्रूडिंग पेपर के अलावा आपके पास एक तो फीड मौजूद होनी चाहिए, उसकी खुराक, कि आपने खुराक कौन सी डालनी है उसे। दूसरे नंबर पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होने चाहिए, ग्लूकोज मौजूद होना चाहिए, ORS मौजूद होना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब चूज़ा ट्रैवल करके आपके पास आता है, सफ़र करके आता है, कार्गो के ज़रिए आता है, कि जैसे भी वो आपके फार्म पे पहुंच रहा है, उसको एक स्ट्रेस सा होता है, उसको तनाव महसूस होता है।
और उस तनाव से आपने उसे निकालना होता है। उस सूरत हाल में उसको ये एनर्जी, ये रिक्वायरमेंट्स उसके लिए होनी चाहिए, जो मैंने आपको भी बताई, ग्लूकोज, ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, मल्टीविटामिन्स भी आप उसे दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि जो है ना, आप अपने फ्लशिंग करने के बाद फिर उसको एक अच्छा सा एंटीबायोटिक कोर्स करना है आपने, जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपके पास मौजूद हो, आपने किसी वेटनरी डॉक्टर से मशवरा कर लेना है इस मामले में। और आपने पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो उसकी यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। हमने चूज़े को बराबर करना है। जो चूज़ा आपके पास जिसका वज़न बहुत कम है उस चूज़े को अलग करें, और जिनका वज़न एक जैसा है उनको अलग रखें। जिनका वज़न कम है उसको आप थोड़ी ज़्यादा खुराक देते जाएं। आपने कोशिश ये करनी कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप सारे चूज़े का वज़न एक जैसा कर लें, जिसे मैं फिर बोलूँगा यूनिफॉर्मिटी कहते हैं जिसे। जिस बंदे ने, जिस फार्मर ने पहले 7 से 8 दिनों के अंदर अपने चूज़े को यूनिफॉर्म कर लिया, उसको बिल्कुल एक जैसा बराबर कर लिया, अब उसके चूज़े को बीमारियां लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। या वो चूज़ा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा, सब में एक जैसी मुताबिकत आ जाएगी, सब में एक जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। वो सारे हर किस्म के ख़तरे का एक जैसा मुकाबला कर लेंगे। इनके लिए ख़तरा क्या क्या है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिवर्मिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप उनको टीका लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, माहौल, नए माहौल में आके वो एडजस्ट हुए होते हैं, शुरू में उनके पास माँ की तरफ से दी हुई एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो उनके साथ वो मुकाबला करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शुरू में बहुत ज़्यादा डर होता है। ये भी किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि शुरू में कितनी कितनी और किस किस किस्म की चूज़े को बीमारी लगने का खतरा होता है। तो ये चंद ज़रूरी बातें हैं जो फार्मर ने जब भी चूज़ा लेके आना अपने पास, उसने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका अगला हिस्सा भी अपलोड करूँगा। रोज़ाना इस सीरीज़ को हम लेके आगे चलेंगे, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया।